इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के 182 सैनिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। बलोचिस्तान के इन विद्रोही लड़ाकों ने यह धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने उन पर हमला किया तो वो इन 182 सैनिकों को गोलियों से भून देंगे। जिस ट्रेन को इन विद्रोहियों ने बंधक बनाया है उस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस और ये एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी सेवाएं पिछले अक्टूबर महीने से ही बहाल की गई थी। इस नक्शे पर अभी आप देख पाएंगे कि यह ट्रेन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके पेशावर जा रही थी। यह इस ट्रेन का रूट है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेटा में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जो सैनिक तैनात थे उनकी अलग अलग बटालियंस को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पहुंचना था और बताया जा रहा है कि 3 से 4 बोगियों में पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा जवान भी बैठे हुए थे और पूरी ट्रेन में 500 यात्री सवार थे, जिनमें से 200 पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे। बलोच लिबरेशन आर्मी के 400 से 500 विद्रोही लड़ाकों ने इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए उस पर हमला किया और यह हमला बलोचिस्तान के ही बोलान इलाके में किया गया। यह इलाका बहुत पथरीला इलाका माना जाता है और यहां पर कुल मिलाकर 17 सुरंगें हैं, जिनके कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो जाती है और बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बोलान इलाके के पास पहले एक सुरंग में धमाका किया और इसके बाद ट्रेन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पाकिस्तान की सेना के 20 जवान मारे गए और बाद में विद्रोही लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को ही अपने कब्जे में ले लिया। अब भी यह ट्रेन बोलान पास की एक सुरंग में खड़ी है और पाकिस्तान की वायुसेना ने मदद के लिए अपने हेलीकॉप्टर्स इस इलाके में भेजे हैं, लेकिन वो भी अभी तक बंधकों को छोड़ा नहीं पाए हैं। तस्वीरों में आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर्स को देख सकते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने इस हाईजैक को लेकर 3 बड़ी जानकारियां दी हैं। पहला, उसने आम यात्रियों को छोड़ दिया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की सेना ने इस ट्रेन की निगरानी करने के लिए एक ड्रोन वहां पर भेजा था, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी ने नष्ट कर दिया है, यानी मार गिराया है। तीसरी बात, जिन विद्रोही लड़ाकों ने ट्रेन को बंधक बनाया है यानी हाईजैक किया है, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से लैस है, जो लड़ाकू विमानों को ट्रेन में बैठे बैठे ही निशाना बना सकते हैं। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह धमकी भी दी है कि अगर पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इस हाईजैक के खिलाफ कोई भी हमला किया तो वो बंधक बनाए गए सभी 182 पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं पर जान से मार देंगे। इस हमले में बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड शामिल है और यह वही ब्रिगेड है जिसमें फिदायीन हमलावर शामिल होते हैं, जो आत्मघाती हमला करके इस पूरी ट्रेन को 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं और वो अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही बात इस वक्त पाकिस्तान की सरकार और सेना को बहुत डरा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने इस ट्रेन को अभी तक अपने कब्जे में लिया है वो सारे फिदायीन लड़ाके हैं, यानी वो 1 मिनट में अपने आप को भी उड़ा लेंगे और इस पूरी ट्रेन को भी उड़ा देंगे। पाकिस्तान जैसे देश बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि हमारा देश भारत इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता और इसीलिए हम भी इन्हें आतंकवादी नहीं कह रहे, बल्कि इन्हें हम विद्रोही कह रहे हैं या लड़ाके कह रहे हैं। ये जो संगठन है ये 25 साल पहले वर्ष 2000 में बना था और ये खुद को क्रांतिकारियों का एक समूह कहता है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ रहा है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ये कहती है कि हम बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खतरनाक विद्रोही गुट है, जिसके पास 6000 विद्रोही लड़ाके हैं। नई पीढ़ी के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, यानी मॉडर्न हथियार हैं। M16 सीरीज की ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, जिन्हें अमेरिका बनाता है। और इस संगठन के पास बलूचिस्तान में एक बहुत तगड़ा नेटवर्क है, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना इस संगठन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। वर्ष 2024 में बलूचिस्तान में 938 हमले हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 302 हमले इसी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराए थे
और यह संगठन सिर्फ ड्रग्स और अफीम की तस्करी से ही हर साल 650 करोड़ रुपए कमाता है। एक जमाने में पाकिस्तान ऐसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था जो भारत में आकर आतंकवादी हमले करते थे, भारत की फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया करते थे। और इन्हीं में से एक हाईजैक को कंधार हाईजैक कहा जाता है, जिसमें वर्ष 1999 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था और बदले में भारत से मसूद अजहर जैसे 3 खतरनाक आतंकवादियों को छुड़वा लिया था। और ये आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज इसी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाता था, जो हमारी फ्लाइट्स को हाईजैक करवाता था, जो अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर हमारे यहां भेजता था, आज उसी देश में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। वर्ष 2012 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा था कि आतंकवाद उस सांप की तरह है जो एक न एक दिन उसे भी डसेगा, और आज पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो एक दिन ये सांप आपको ही डसेगा, और पाकिस्तान ने भी बिल्कुल यही किया है। आज पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और अब इसी महीने जारी हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसका मतलब यह है कि आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आतंकवाद से पाकिस्तान का पुराना रिश्ता रहा है। अब आप ये देखिए कि बलूचिस्तान आखिर पाकिस्तान से आजादी क्यों मांग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को बलूचिस्तान के बारे में नहीं पता होगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो समस्या चल रही है ये क्यों है, ये भी आपको नहीं पता होगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। बलूचिस्तान प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह पाकिस्तान का सबसे अमीर और समृद्ध प्रांत है। यहां पर तांबा है, गैस है, कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। लेकिन सोचिए, प्राकृतिक रूप से इतना धनी और संपन्न होने के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी भी इसी प्रांत में है, और इस गरीबी का कारण है खुद पाकिस्तान। इस प्रांत में पाकिस्तान ने विकास होने ही नहीं दिया। आज से 1400 वर्ष पहले यह इलाका मकरान नाम से लोकप्रिय था, और इस इलाके पर सिंध के राय राजवंश का नियंत्रण था। यह बात उस समय की है जब इस इलाके में इस्लाम धर्म नहीं पहुंचा था, और उस वक्त यहां ज्यादा आबादी या तो हिंदुओं की हुआ करती थी या बौद्ध धर्म के लोगों की थी। तो इसलिए यह बात याद रखिएगा, यह बलूचिस्तान वो इलाका है जहां पर ज्यादातर हिंदू या बौद्ध रहा करते थे, इस्लाम यहां पर नहीं पहुंचा था। 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद अरब से आए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस इलाके पर हमला किया, और धीरे धीरे इस इलाके की पूरी डेमोग्राफी बदल दी, आबादी पूरी बदल दी, और इस क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म का वर्चस्व समाप्त हो गया और इस्लाम का वर्चस्व शुरू हुआ। वर्ष 1783 में जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा पूरा हो चुका था, उस समय बलूचिस्तान रियासत ने यहां के ग्वादर बंदरगाह को ओमान के सुल्तान को बेच दिया। उस समय बलूचिस्तान की इस रियासत को कलात खानत कहा जाता था, और आजादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत ने जो 565 रियासतें थीं, ये भी उन्हीं में से एक थी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लीजिए, भारत की 565 रियासतों में से एक ये भी थी। हालांकि इस रियासत ने भारत की आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, और यह रियासत हमेशा से ही खुद को आजाद मानती थी, स्वतंत्र मानती थी। फिर वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब इन सभी रियासतों को 2 विकल्प दिए गए। पहला, भारत में विलय कर लीजिए, भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में से, भारत या पाकिस्तान में से किसी को चुन लीजिए, एक को, एक देश में अपनी रियासत का विलय कर लीजिए। और दूसरा विकल्प था, अगर कोई रियासत इन दोनों देशों में अपना विलय नहीं चाहती तो वो स्वतंत्र यानी आजाद रह सकती है।
उस समय कश्मीर की तरह बलूचिस्तान की रियासत ने भी यही तय किया कि वो न भारत में मिलेगी न पाकिस्तान में, और वो आजाद रहेगी। हालांकि बलूचिस्तान के शासक पर पाकिस्तान का बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान में अपना विलय कर लें, जबकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि उस समय की बलूचिस्तान रियासत भारत में अपना विलय करने की इच्छुक थी। लेकिन 27 मार्च 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी वीपी मेनन ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को यह जानकारी दी कि बलूचिस्तान के शासक ने भारत में अपनी रियासत के विलय का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और भारत का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सोचिए, बलूचिस्तान कह रहा है कि हम भारत में विलय चाहते हैं, भारत कह रहा है कि हम ये विलय नहीं चाहते। इस बात से तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि भारत को ऐसा कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उस समय बलूचिस्तान के शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाने के लिए काफी इच्छुक थे, लेकिन पंडित नेहरू ने इस रियासत के महत्व को समझा ही नहीं और इसे भारत में विलय नहीं किया। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को जैसे ही इसकी खबर लगी तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम के 2 दिन के बाद ही 29 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना के माध्यम से बलूचिस्तान पर हमला करवा दिया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। और उसी दिन से बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि यह विलय उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था और अब उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। यहां एक और दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह भी है कि वर्ष 1946 में बलूचिस्तान की रियासत ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अदालत में एक केस लड़ा था और यह मांग की थी कि आजादी के बाद उनकी रियासत को हमेशा की तरह आजाद रखा जाए। इस रियासत की तरफ से यह केस आप जानते हैं किसने लड़ा था? यह केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो उस जमाने के बड़े और मशहूर वकील हुआ करते थे। जिन्ना ने यह केस लड़ा और इसके बदले में उन्होंने बलूचिस्तान से बहुत मोटी फीस ली थी। लेकिन हैरानी की बात है कि फिर उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के 1 साल के बाद ही बलूचिस्तान पर हमला करके उसे पाकिस्तान में जबरदस्ती मिला लिया और पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच यह झगड़ा आज तक चल रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी 44% है। यह भी आप याद रखिएगा। लगभग आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान क्षेत्र में है। लेकिन पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी सिर्फ 6% है। सोचिए, क्षेत्रफल में 44%, लेकिन पाकिस्तान की संसद में हिस्सेदारी सिर्फ 6%। पाकिस्तान बलूचिस्तान के तांबे, गैस और कोयले से हजारों करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीब हैं। आज भी खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है और आज भी वो लोग भूखमरी से, गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। वहां के हालात बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और यह दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में आता है जहां सबसे ज्यादा गरीबी और लाचारी है। और इस अनदेखी के कारण ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के इतना खिलाफ है और लगातार वर्षों से, दशकों से वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का बंटवारा भी हो सकता है और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक ही सिमट सकता है। असल में पाकिस्तान में इस समय 6 प्रांत हैं। 6 हिस्सों में पाकिस्तान बटा हुआ है, जिनमें 4 प्रांत हैं। तो यह भी आप समझिए कि पाकिस्तान 6 हिस्सों में बटा है और वहां पर 4 प्रांत हैं। पहला है प्रांत पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा और चौथा है बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत है और पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी 53% लोग अकेले पंजाब प्रांत में रहते हैं और यह उनका सबसे संपन्न प्रांत माना जाता है। और पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान की सेना में भी पंजाब प्रांत के लोगों का सबसे ज्यादा वर्चस्व है, सबसे ज्यादा प्रभाव है। जबकि सिंध में पाकिस्तान के 23%, खैबर पख्तूनख्वा में 17% और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सिर्फ
6% आबादी रहती है। अब पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहां पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का यह प्रांत एक दिन अफगानिस्तान में ही मिल जाए, क्योंकि वो अपने आप को अफगान मानते हैं। और एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। यह लगातार पाकिस्तान की सेना पर हमले करता रहता है। बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, और बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है जिसकी राजधानी ग्वादर या कोयटा हो सकती है। और सिंध पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग भी चलती रहती है। इसलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी हो सकता है एक दिन पाकिस्तान से अलग हो जाए। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो तो आप जानते ही हैं कि चोरी से ली गई जमीन है, जो पाकिस्तान ने भारत से चुरा ली, और एक ना एक दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत में मिल सकता है। और पिछले हफ्ते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके के भारत में मिलते ही कश्मीर समस्या का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा, और हमेशा के लिए कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो आज हमने आपको ये तो बता ही दिया कि पाकिस्तान में जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया है, ये कितनी बड़ी खबर है। उस ट्रेन में अब भी लगभग 182 के आसपास पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि बलूचिस्तान की समस्या कितनी बड़ी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जो आज भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या हमारे देश का नाम इंडिया की बजाय भारत होना चाहिए, और सिर्फ भारत ही होना चाहिए, और क्या इंडिया और हिंदुस्तान जैसे शब्दों को देश के नाम से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। यह बहस उस बयान से फिर से शुरू हो गई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने दिया है। उनका कहना है कि अगर देश का नाम भारत है तो इसे फिर इंडिया क्यों कहा जाता है। उन्होंने ये भी मांग की कि जितने भी सरकारी उपक्रमों के नामों में इंडिया आता है, उन नामों को बदल देना चाहिए और भारत देश को सिर्फ भारत कहकर ही संबोधित करना चाहिए। भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या, और एक क्या? आपको याद होगा वर्ष 2023 में जब G20 समिट का आयोजन हुआ था, तब पहली बार राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी किए गए निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। उस समय भी यह बहस हुई थी कि क्या भारत सरकार आधिकारिक रूप से देश का नाम अब सिर्फ भारत रखने वाली है, और क्या इसके पीछे विपक्षी दल भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से संबोधित किया गया है। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। जो लोग भारत नाम का समर्थन करते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि देश का सही प्रतिनिधित्व भारत नाम से ही होता है, ना कि इंडिया के नाम से। देश के राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का जिक्र है, ना कि इंडिया भाग्य विधाता का। इसी तरह से लोग भारत माता की जय कहते हैं, ना कि इंडिया माता की जय। यानी इंडिया में वो भावना नहीं आती जो भारत में आती है। हमारा इतिहास भी यही कहता है कि देश का मूल नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत है।
माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 325 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, तब उसने सिंधु नदी को इंदु नदी कहा था और इंदु शब्द बाद में ग्रीक भाषा में इंडस, इंडी या फिर अंग्रेजी भाषा में ये इंडिया शब्द बन गया और अंग्रेजों ने 15वीं शताब्दी के आसपास भारत को इंडिया कहना शुरू किया। यानी ये जो इंडिया नाम है ये भारत को अंग्रेजों ने दिया था और ये नाम इंपोर्टेड था और इंपोर्टेड ही है और हमारे देश का मूल नाम ये कभी भी नहीं था। हमारा मूल नाम था भारत, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया कहना शुरू कर दिया। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह हुआ था और इन दोनों के पुत्र का नाम था भरत और राजा भरत को यह आशीर्वाद मिला था कि वो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत के नाम से प्रसिद्ध होगा और ऐसा माना जाता है कि यहीं से भारत को भारतवर्ष या फिर भारत का नाम मिला। हमारे देश का मूल नाम इसलिए भी है भारत क्योंकि महाभारत में भारत नाम इसी भूखंड को परिभाषित करता है। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ उस समय संविधान सभा के कई सदस्यों ने इंडिया नाम का विरोध किया था और इन सभी सदस्यों का यह कहना था कि इंडिया दैट इज भारत कहने से ऐसा लगता है कि हम भारत शब्द की तुलना में इंडिया को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि इंडिया नाम हमें गुलामी की याद दिलाता है और यह नाम हमें अंग्रेजों से मिला है, तो फिर इस नाम को भूल जाना ही बेहतर है। वर्ष 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखना है तो इसके लिए याचिकाकर्ता को भारत सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए और भारत सरकार देश का नाम तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर सरकार चाहे तो नाम बदल सकती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई वर्षों से बहस चलती आ रही है और अब आरएसएस की मांग के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। We call it Bharat, we call it Bharat, we call it India, we call it Hindustan। हमारे 3 नाम है ना, आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। वजीर आजम साहब के जहाज पे भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है। इट्स कॉल्ड द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। लेकिन हम भारत के हवाले से भी बात करते हैं। जब हम सारे जहां से अच्छा गाते हैं तो क्या कहते हैं, अलग नाम है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें आप पुकारें। पढ़े संविधान, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत, भारत दैट इज ए इंडिया। तो उसमें संविधान में इनको विश्वास नहीं। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो हमारी आशंका सही है, भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठन भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें बदलने नहीं देंगे। जब प्राइम मिनिस्टर विदेश में जब मीटिंग करता है तो उनका सामने जो लिख कर रखता है, जो बोर्ड है, उसमें क्या है, इंडिया। टीम तो बोलता है क्रिकेट का टीम, वी आर प्राउड ऑफ द टीम ऑफ इंडिया। ये आरएसएस का मगज में कुछ आया, इस लोग का कुछ इसको देश का स्वाधीनता का लड़ाई के लिए इसको कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग जो मर्जी तय करता है, वो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, वो लोग इंडिया भारत करेंगे, वो लोग देश के लिए कोई, आप सोचे सुना है कभी आरएसएस देश का गरीब आदमी को लिए कुछ बोल रहा है? अब जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे देश में आपके पास दोनों विकल्प हैं। आप इस देश को भारत भी कह सकते हैं, आप इंडिया भी कह सकते हैं। जब बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, सरकारी आयोजन, उनमें राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है। प्रधानमंत्री भी जब कहीं बैठते हैं तो उनके नाम के सामने जो उनकी नेम प्लेट लगती है उसमें भी प्रधानमंत्री भारत लिखा होता है बहुत सारी जगहों पर। इसलिए भारत सरकार दोनों ही नाम इस्तेमाल करती है, कभी कभी इंडिया और कभी भारत। हमारे देश में भी लोग दोनों ही नामों को प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, किसी भी देश में जब कोई बदलाव आता है तो सबसे पहले आता है समाज के जरिए, सबसे पहले आता है लोगों के जरिए। लोगों की क्या मर्जी है, लोगों की जुबान पर क्या चढ़ा हुआ है। सरकार चाहे कोई भी कानून बना ले, कई बार कोई भी नाम बदल ले, कई बार आपने देखा होगा सरकार शहरों के नाम बदल देती है, राज्यों के भी नाम बदल देती है, लेकिन लोग लंबे समय तक उन शहरों को पुराने नामों से ही पुकारते रहते हैं। इसलिए लोगों की क्या मर्जी है। अगर भारत के लोग आज चाहें कि वो आज के बाद इस देश को भारत के नाम से ही बुलाएंगे, भारत के नाम से ही इसके बारे में लिखेंगे, तो ये बदलाव
अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको किसी कानूनी संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार अगर चाहे तो भारत का नाम बदल सकती है और इंडिया की बजाय हमेशा के लिए भारत का नाम आ सकता है। लेकिन जो लोगों की मर्जी है, सबसे पहले किसी भी सरकार को यह पता चलना चाहिए कि लोगों की मर्जी क्या है, और जब मर्जी पता चलती है तो फिर हर सरकार को उस मर्जी का सम्मान करना चाहिए। अब यह आपके ऊपर है कि कल से आप अपने देश को इंडिया कहना चाहते हैं या भारत कहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। देशभक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। आप इंडिया कहकर भी देशभक्त बने रह सकते हैं और भारत कहकर भी बने रह सकते हैं। मतलब यह है कि आपको अपने देश से प्यार होना चाहिए, चाहे आप इंडिया कहिए या भारत कहिए। अगर भारत कहेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा अपनापन महसूस होगा। अब हम आपको यह बताते हैं कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में आजकल योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स और नारे क्यों गूंज रहे हैं, और क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए आजकल एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसके पोस्टर बॉय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। नेपाल के हिंदुओं का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदू नेता चाहिए जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना सके। नेपाल में 16 साल पहले मई 2008 में राजशाही का शासन समाप्त हुआ था और फिर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन अब नेपाल के हिंदू अपने देश से लोकतंत्र को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं। उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं आ रहा। बड़ी बात यह है कि ये सारे हिंदू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त फैन हैं। नेपाल में अगर राजशाही शासन की वापसी हुई तो वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह वापस सत्ता में आ सकते हैं, और इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व भी वही कर रहे हैं। और इसमें राजतंत्र का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं। और इन पार्टियों में सबसे प्रमुख पार्टी का नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, और इस पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता और समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। और वो नेपाल की इस राजनीतिक पार्टी में इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि इस लोकप्रियता से वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी अब असहज हो गए हैं। वो सोचते हैं कि आंदोलन तो मेरे लिए हो रहा है, मुझे वापसी करनी है, लेकिन पोस्टर लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, नारे लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, तो ज्ञानेंद्र शाह भी थोड़े से परेशान हैं। ज्ञानेंद्र शाह का कहना है कि उनकी रैली में मुख्यमंत्री योगी के जो पोस्टर्स लहराए गए उसके पीछे उनके समर्थक नहीं हैं, बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ये एक साजिश है। जबकि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह को अपनी रैली में किसी विदेशी नेता की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत का पड़ोसी देश होने के नाते और उसके साथ साथ नेपाल की 579 किलोमीटर लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 579 किलोमीटर की रेखा, जो सीमा रेखा है, वो नेपाल की यूपी से लगती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद मुख्यमंत्री योगी की नेपाल में लोकप्रियता काफी बढ़ी है, और इसके दो कारण हैं। पहला, नेपाल एक हिंदू बहुल देश है जहां पर 81% आबादी हिंदुओं की है। दूसरा, नेपाल के जनकपुर को सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, जिसके कारण नेपाल के हिंदुओं का उत्तर प्रदेश से काफी लगाव है, और वो मुख्यमंत्री योगी की हिंदुत्व की शैली को बहुत पसंद करते हैं। नेपाल के लोग हिंदू राष्ट्र और राजशाही शासन की वापसी चाहते हैं, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि लोकतंत्र नेपाल को राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाया। पिछले 16 वर्षों में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सोचिए, 16 साल में 13 प्रधानमंत्री बदले हैं, और इनमें एक भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। नेपाल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब वहां के चुनाव में किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला हो, और यही अस्थिरता नेपाल को लगातार कमजोर कर रही है। नेपाल अब गठबंधन की राजनीति से और गठबंधन सरकारों से थक चुका है, और इससे लोगों में काफी नाराजगी है। दूसरी बात, नेपाल की सरकार का वामपंथ के प्रति झुकाव काफी ज्यादा है, जिससे हिंदुओं को ऐसा लगता है कि इस सरकार में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और यह सरकार
नेपाल नहीं बल्कि शायद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी रिमोट कंट्रोल से चला रही है, जिससे वहां के हिंदू नाराज है। नेपाल के लोगों को लगता था कि राजतंत्र को हटाने से वहां बेरोजगारी कम होगी, देश में विकास आएगा, देश की स्थिति बेहतर होगी और एक राजशाही के परिवार का जो शासन जब हटेगा तो लोगों का शासन आएगा जिसमें आम आदमी का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नेपाल इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में बेरोजगारी दर इस समय 11% है, महंगाई दर 6% है, नेपाल का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2% है। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की स्थापना से जनता के नहीं बल्कि नेताओं के अच्छे दिन आ गए और वो इसलिए अब नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और राजशाही की बहाली करवाना चाहते हैं। हालांकि नेपाल में राजशाही की बहाली इतनी आसान भी नहीं होगी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन करती है और लोकतंत्र के खिलाफ राजतंत्र को जरूरी मानती है। लेकिन इसके बावजूद इस पार्टी ने वर्ष 2022 के चुनावों में 275 में से सिर्फ 14 सीटें जीती थी। नेपाल में वर्ष 1768 से लेकर 2008 के बीच 240 वर्षों तक राजशाही परिवार का शासन रहा और उस शासन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी और एक राजा था, राज परिवार था और सामने प्रजा थी। नेपाल का राज परिवार आपस के झगड़ों में और सत्ता में इतना उलझा रहा कि नेपाल के लोग सैकड़ों वर्षों तक गरीबी और भूखमरी से संघर्ष करते रहे। वर्ष 2001 में नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, राजकुमार दीपेंद्र आप कह सकते हैं, उन्होंने अपने ही पिता और नेपाल के पूर्व राजा बीरेंद्र शाह, अपनी मां और अपने भाइयों समेत अपने राज परिवार के 9 लोगों की अपने घर में, अपने महल में गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद खुद भी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इस हत्याकांड के बाद नेपाल के पूर्व राजा बीरेंद्र शाह के चचेरे भाई ज्ञानेंद्र शाह को वहां का नया राजा बनाया गया और अब फिर से ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बनने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत और नेपाल 2 ही ऐसे देश हैं जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। इनमें 145 करोड़ की आबादी वाले भारत में 80% हिंदू रहते हैं और 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में 81% हिंदू रहते हैं। नेपाल अगर फिर से हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र होगा क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में 27 देश इस्लामिक राष्ट्र हैं, 13 देश ईसाई राष्ट्र हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली सलाह, वो भी आपके स्वास्थ्य को लेकर, कई बार कितनी खतरनाक हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोस देखते होंगे जो आपके स्वास्थ्य के बारे में होते हैं, हेल्थ के बारे में होते हैं, जिनमें कैंसर से लेकर डायबिटीज तक और वजन घटाने से लेकर जवान बने रहने तक के लिए अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं। आपके पास भी ऐसे वीडियोस बहुत आए होंगे जिनमें अलग अलग नुस्खे होते हैं। वो बताते हैं कि घर बैठे बिना व्यायाम किए भी आप अपना वजन घटा सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोग उन्हें मानकर फॉलो भी करने लगते होंगे। लोगों को इनमें बताया जाता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियां खाकर अपने बाल झड़ने से रुक सकते हैं, कौन सी दवाइयां खाकर जवान बने रह सकते हैं, किन घरेलू नुस्खों को अपनाकर वो बिना डॉक्टर के पास गए डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा जूस पीना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी खानी चाहिए। ये सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर से बात किए इन वीडियोस में बताई गई बातों को सही मान लेते हैं और फिर फॉलो करने लगते हैं। लेकिन केरल में इन्हीं वीडियोस की वजह से एक 18 साल की लड़की की जान चली गई। इस लड़की का नाम था श्री नंदा, जो यूट्यूब पर दिन भर वीडियोस देखती रहती थी और इन वीडियोस को देखकर एक दिन उसे ऐसा लगने लगा कि उसका वजन बढ़ रहा है और वो मोटापे का शिकार हो रही है और इस मोटापे के कारण उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। वो ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच गई। इन हेल्थ वीडियोस को देखने से इस लड़की को एक मानसिक बीमारी हो गई जिसे एनोरेक्सिया डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को फिट होने के बावजूद
ऐसा लगता है कि उसका वजन बढ़ रहा है और वो इस वजह से खाना खाना छोड़ देता है। और इस लड़की ने भी यही किया, खाना खाना छोड़ दिया। इस लड़की ने YouTube पर कुछ वीडियोस देखे जिनमें यह सलाह दी गई थी कि वजन घटाने के लिए व्यक्ति को लिक्विड डाइट पर चले जाना चाहिए। लिक्विड डाइट का मतलब यह है कि खाना पूरी तरह से छोड़ देना और 24 घंटे सिर्फ पानी या तरल पदार्थ पर निर्भर रहना। यह लड़की 6 महीने तक ऐसे ही लिक्विड डाइट पर रही, अलग अलग इंटरनेट पर वीडियोस देखने के बाद, और इसका वजन सिर्फ 24 किलोग्राम रह गया। और 2 हफ्ते पहले जब इसका ब्लड शुगर का स्तर बहुत नीचे गिर गया, तब इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद इलाज के दौरान ही इस लड़की की मौत हो गई। इस लड़की के परिवार का कहना है कि जिस तरह जहर देकर किसी व्यक्ति को मारा जाता है, ठीक उसी तरह से YouTube के इन वीडियोस ने इस लड़की के लिए एक धीमे जहर का काम किया। और अब इन वीडियोस को बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बिना किसी शोध के, बिना किसी रिसर्च के लोगों को गलत सलाहें दी। जिन लोगों ने उन सलाहों को फॉलो किया, वो लोग आज मुसीबत में हैं। इस वक्त भारत में सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही हर दिन 4.5 करोड़ रील्स अपलोड होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1 करोड़ रील्स हेल्थ, फिटनेस और खाने पीने से जुड़ी होती हैं। इन रील्स में और वीडियोस में लोगों को यह बताया जाता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस खाने के क्या नुकसान है। और बड़ी संख्या में लोग इन वीडियोस में बताई गई बातों पर बिना डॉक्टर से संपर्क किए, बिना सोचे समझे अमल करना भी शुरू कर देते हैं। किसी वीडियो में किसी ने बताया कि ये जूस पीजिए, लोग तुरंत अगले दिन से वो जूस पीना शुरू कर देते हैं। इस पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए, लोग अगले दिन वो शुरू कर देते हैं। अपने रसोई में से इस मसाले को पीसकर इस विधि के साथ खाना शुरू कीजिए, इससे आपके शरीर में ये बदलाव आ जाएगा। लोग उसे ऐसे ही मानकर चलते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% युवा सोशल मीडिया पर मिलने वाली हेल्थ टिप्स को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं और इसके बारे में डॉक्टर से कभी सलाह लेते ही नहीं। लेकिन केरल की इस घटना से आप सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोस आप देखते हैं, वो वीडियोस आपको फिट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे वीडियोस कंटेंट बनाकर पैसा कमाने के लिए होते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्हें फॉरवर्ड करें। जैसे ही आप इन्हें देखते हैं, जैसे ही आप इन्हें फॉरवर्ड करते हैं अपने दोस्तों को, इन्हें बनाने वाले जो लोग हैं उनका काम हो जाता है, पैसा उनकी जेब में चला जाता है। अगर आप इन यूट्यूबर्स का कंटेंट देखकर इनकी सलाहों पर अमल करते हैं और डॉक्टर की जगह इनकी बातों को मानते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। और केरल की घटना से आज पूरे देश को, हर परिवार को यही सीख लेनी चाहिए। सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है, उसे आप हमारी अगली खबर से भी समझ पाएंगे। सोशल मीडिया आपको न जाने किस आभासी दुनिया में ले जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर ऐसे कई बच्चों की आजकल तस्वीरें देखते होंगे जिन्हें कोई ना कोई गंभीर बीमारी है और जिनके इलाज के लिए 5, 10 या 15 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। और इन बच्चों के इलाज के लिए इनके गरीब माँ बाप रोते हुए आंसुओं से आपसे मदद मांगते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका दिल पसीज जाता है। आपको लगता है कि नहीं, इस परिवार की, इस बच्चे की तो मदद करनी ही चाहिए। जब आप इन बीमार बच्चों को, इनके माता पिता की भावुक तस्वीरों को, माता पिता के आंसुओं को देखते हैं, तो आपके मन में भी ये बात आती है कि आपसे जो मदद हो सकती है वो आप जरूर करें। और ये लोग भी आपसे हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि आप जितनी भी मदद के लिए समर्थ हैं, उतना पैसा इनके अकाउंट में भेज दें। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इन बीमार बच्चों के इलाज के नाम पर आपके साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। आज तक की फैक्ट चेक टीम ने कुछ ऐसे ही ठगों को बेनकाब किया है जो सोशल मीडिया पर घायल और बीमार बच्चों की तस्वीरें शेयर करके उनके इलाज के लिए लोगों से पैसे दान करने की अपील करते हैं और इन तस्वीरों के साथ अपने यूपीआई अकाउंट या QR कोड भी शेयर करते हैं। इन्हीं में से एक ठग का नाम है अतुल सिंह, जो गोरखपुर का रहने वाला है। खुद को एक समाज सेवी बताता है। इसने 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर शेयर की और लिखा कि इस बच्ची को इलाज के लिए मदद चाहिए। लेकिन जब हमारी टीम ने जांच की तो पता चला कि यह बच्ची भारत की थी ही नहीं, बल्कि ये फिलिस्तीन के गाजा की रहने वाली थी
और इस बच्ची की जॉर्डन में इलाज के दौरान पहले ही मौत हो चुकी है। इस बच्ची के परिवार ने हमें उसकी कब्र की तस्वीर भी भेजी है, यह बताते हुए कि यह बच्ची जिंदा नहीं है। और परिवार ने बताया कि उसने कभी भी भारत में किसी से भी मदद के लिए संपर्क नहीं किया है। अतुल जैसे तमाम लोग इंटरनेट के ऐसे ही गिद्ध हैं जो बीमार, लाचार और घायल बच्चों की तस्वीरों को इंटरनेट पर खोजते रहते हैं। उनके नाम पर लोगों को भावुक करके वीडियोस बनाकर फिर उनसे पैसा बटोरते हैं। ये लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लेते हैं। कई बार धार्मिक और समाज सेवी कंपनियों के अकाउंट्स बनाते हैं और उनका इस्तेमाल बच्चों के फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए करते हैं, जिससे धार्मिक और सामाजिक सोच के लोग संवेदनशील हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और फिर इन ठगों को पैसा भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग हिंदू देवी देवताओं को भी छोड़ते नहीं। अतुल सिंह श्री राम फैमिली नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है, जिस पर ऐसे ही बच्चों के फोटो पोस्ट किए जाते हैं। कई बार ये लोग विदेशी बच्चों के वीडियोस में हिंदी ऑडियो लगा देते हैं, उनकी आवाज को हिंदी में डब कर देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये बीमार बच्चा शायद भारत का है। और इन वीडियोस में अक्सर किसी महिला की बहुत दर्द भरी आवाज भी होती है। आप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस फर्जी हैं। ये वीडियोस आपको इमोशनल जरूर बनाएंगे, लेकिन याद रखिए ये फर्जी वीडियोस हैं। इसके अलावा कुछ फर्जी अकाउंट्स अलग अलग एनजीओज के नाम से भी ठगी करते हैं और इनके अकाउंट्स किसी प्रतिष्ठित या मशहूर एनजीओ के नाम से मिलते जुलते होते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये लोग एनजीओ के असली अकाउंट पर शेयर होने वाला वीडियो ही अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देते हैं और उसके साथ अपना क्यूआर कोड लगा देते हैं, जिससे मदद का पैसा उस एनजीओ के पास नहीं बल्कि इनके पास आ जाता है। इससे होता यह है कि मजबूर लोग वास्तव में इलाज के लिए तरसते रह जाते हैं। जो असली लोग हैं, जिन्हें मदद चाहिए, उन तक मदद पहुंचती नहीं और ये ठग इस पैसे से खूब मौज करते हैं और इस पैसे को बीच में से ही ले जाते हैं। ऐसा ही काम सहारनपुर का एक कथित इन्फ्लुएंसर अब्दुल रहीम भी करता है, जो कार और घूमने फिरने का काफी शौकीन है, लेकिन कुछ फर्जी अकाउंट से बीमार बच्चों के फोटोज डालकर ये पैसा जुटाता है, जिससे ये अपनी गाड़ियों का शौक पूरा करता है और अपने घूमने फिरने का शौक पूरा करता है। इसी तरह ठगी करने वाले ये लोग एक दूसरे के अकाउंट्स को फॉलो भी करते हैं और अक्सर एक ही वीडियो पर अपना अपना क्यूआर कोड लगाकर ये शेयर कर देते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कई ऐसे अकाउंट्स मिले जो आज आपको ध्यान से देखने चाहिए। इसलिए अब किसी बीमार और लाचार बच्चे की तस्वीर लगाकर अगर कोई पैसा मांगता आपको दिखे तो इमोशनल होकर पैसा देने से पहले ये जरूर जांच लें कि ये पैसा वाकई उस बच्चे के इलाज में इस्तेमाल होगा भी या नहीं। जल्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की मॉरिशस यात्रा के बारे में आपको बताते हैं। कल मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस पहुंचे तो उनका स्वागत बिहार के पारंपरिक लोकगीत से हुआ, जिसे गीत गवई कहते हैं। गीत गवई भोजपुरी भाषा का एक स्वागत लोकगीत है और इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने भी वर्ष 2016 में इसे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गाए गए इसी भोजपुरी गीत के कुछ अंश आज सुनवाते हैं आपको। और कभी कभी छोड़ देना ही बेहतर होता है। वो सवाल जिसका जवाब न मिले, वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ न दे, वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले और वो रिश्ता जहां कद्र न मिले।